चालू हुआ है पक्का? तू तेरे आँख से देखा है? हाँ चालू है। तू छूना मत बिल्कुल। चालू हो गया। बंद होगा तो बता दिख देना। रहा है ना प्रॉपर दोनों? दोनों प्रॉपर दिख रहे हैं ना? स्टार्ट कर दो। नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आपका राष्ट्रवाद न्यूज़ में। मैं अभिषेक दुबे और आज मेरे साथ उपस्थित है भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ता शैलेश पांडे। नमस्ते शैलेश जी। नमस्ते नमस्ते अभिषेक जी, स्वागत है आपका राष्ट्रवाद न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेश जी, जैसा कि लोकसभा चुनाव का गहमागहमी चल रहा है, उसमें कल 5वें चरण का चुनाव होने जा रहा है। इसमें कि महाराष्ट्र की भी कुछ सीटों पर चुनाव हैं और आपको क्या लग रहा है कि 5वें चरण के चुनाव तक आप लोग का क्या कंडीशन है? देखिए, बहुत अच्छा रुझान है। देश की जनता अप्रत्याशित तौर से जाकर भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस को मतदान कर रही है और इस चरण में भी मुझे पूरा विश्वास है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए और देश को विश्वगुरु बनाने के लिए, देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए, देश में फिर से विकास की गंगा बहाने के लिए, देश के स्वाभिमान को, आत्मनिर्भरता को, स्वावलंबन को एक बार फिर से बढ़ाने के लिए, संपूर्ण विकास के लिए देश की जनता, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 400 पार से ज़्यादा सीटें इस चुनाव में देने जा रही है और इस चरण में सबसे ज़्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस को मिलने जा रही है। तो शैलेश जी, जैसे कि अरविंद केजरीवाल जैसे ही बाहर आए, उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने बोला कि अभी इस चुनाव के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है केंद्र में, तो भारतीय जनता पार्टी 1 साल के बाद कुछ नरेंद्र मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे और वो उनके लिए रास्ता क्लियर कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ को भी साइड कर दिया जाएगा। तो इसको लेके आपका क्या? ये देखिए, अरविंद केजरीवाल हमेशा भ्रम फैलाने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं और झूठ का पुलिंदा है अरविंद केजरीवाल। इनके बहुत सारे एग्जाम्पल मैं बताऊंगा आपको, लेकिन मैं सीधे आपके प्रश्न का जवाब देते हुए स्पष्ट तौर से कहता हूं और आपके माध्यम से देश की जनता को कहता हूं, इस विषय पर देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी खुद मीडिया के सामने आकर उन्होंने अपना वक्तव्य जारी किया है कि भारतीय जनता पार्टी के संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि 75 साल की उम्र में कोई प्रधानमंत्री बन सकता है या रिटायर उसको करना पड़ेगा, ऐसा कोई नहीं है। ये चुनाव 2024 का देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है और 4 जून को एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे और 2024 से लेकर 2029 तक नरेंद्र मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। ये अमित शाह जी ने स्पष्ट तौर से बोल दिया है। अब इसमें किसी को भ्रम फैलाने की कोई आवश्यकता नहीं है और अरविंद केजरीवाल पे कोई विश्वास करने वाला नहीं है, क्योंकि ये वही अरविंद केजरीवाल हैं अभिषेक जी, जिन्होंने पहले वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते थे अपने भाषणों में कि राहुल गांधी को जेल में डालो, सोनिया गांधी को जेल में डालो, वाड्रा को जेल में डालो, ये सारे भ्रष्टाचारी है, देश में हज़ारों करोड़ का भ्रष्टाचार किया है। अरे अब क्या हुआ? अब क्या उनका भ्रष्टाचार ख़त्म हो गया? कल तक जिनको आप जेल में डालने की बात कर रहे थे, आज उन्हीं के साथ जंगे से जंगा मिलाकर बैठ गए और अब आप खुद भ्रष्टाचारी हो गए। शराब घोटाले के मामले में आप तो जेल में जाके आए हो, आप तो जमानत पे हो, आप जमानत पे हो। सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड और ये राहुल गांधी और वाड्रा जमानत पे है, लालू यादव जमानत पे है, उनके परिवार के लोग ज़मीन के बदले नौकरी देने के मामले में अभी कोई नए केस में फंसे हुए हैं। सारी एनडीए अलायंस कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है। कोई 2-3 मुख्यमंत्री जेल गए हैं, किसी का मंत्रिमंडल जेल के अंदर है और ये भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल के मुंह से ये बातें बिल्कुल शोभा नहीं देती है, क्योंकि वो खुद झूठ का पुलिंदा है, झूठ का दूसरा नाम अरविंद केजरीवाल। तो विपक्ष का ये भी कहना है कि अगर बीजेपी के खिलाफ कोई कुछ बोलता है तो फिर वो ईडी का शिकार हो जाता है या कोई ना कोई गवर्नमेंट एजेंसियां जो हैं उनको रडार में ले लेती हैं। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी उनका इस्तेमाल कर रही है। तो कहाँ तक ये बात है? सरासर गलत है ये बात। देश के अंदर अगर आप आंकड़ों पे जाते हैं तो देश में जितने भी ईडी के टोटल केसेस चल रहे हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ 3% जो केसेस हैं वो राजनीतिक लोगों पे हैं।
आज क्या देश के सारे मंत्री जेल में है क्या, सारे सांसद जेल में है क्या, सारे विधायक जेल में है क्या? नहीं ना, सिर्फ 3% लोग। और वो ये 3% वो लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जो भ्रष्टाचारी है। और नरेंद्र मोदी जी का भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस की नीति है, और नीति जारी है और जारी रहेगी। जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल के सलाखों के पीछे जाएगा, और उसको डरना ज़रूरी है। महाराष्ट्र में कितनी सीटें आ रही हैं? देखिए, महाराष्ट्र में जिस हिसाब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने विकास के काम किए, स्वाभिमान के काम किए, महाराष्ट्र की जनता के लिए काम किया, किसानों, महिलाओं, युवाओं, आदिवासियों के लिए काम किया है। और देश में महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी ने जिस तरह से काम किया है, आज उन्होंने 100 से ज़्यादा सभाएं ली है महाराष्ट्र के अंदर, बहुत सारे काम किए विकास के। और देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार, इन सब के नेतृत्व में, अभी तो राज ठाकरे भी जुड़ गए, महाराष्ट्र की जनता एक तरफा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महायुति को 48 में से 45 सीट महाराष्ट्र की जनता, भारतीय जनता पार्टी महायुति को दे रही है। आप 45 सीट बोल रहे हैं, और एनसीपी के नेता शरद पवार वो बोल रहे हैं कि 12 सीटों के अंदर सिमट जाएगी। क्या शरद पवार की बात करते हैं? जो शरद पवार अपनी परिवार नहीं बचा पाए, अपने सिर्फ परिवार की राजनीति, बेटी की राजनीति बचाने में लग के अपने पार्टी की राजनीति को ख़त्म कर दिया, उनके बात का कौन सुनता है? सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा इस बार, आप देख लीजिएगा महाराष्ट्र में। मतलब खिचड़ी सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, ऐसा आप बोलना चाहते हैं? खिचड़ी सरकार खिचड़ी हो गई, आपस में लड़ भिड़ रहे। देखिए, ये तो कल तक कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी थी, आज उनके साथ है। आज टीएमसी में आप देखिए, आज पश्चिम बंगाल में टीएमसी कांग्रेस के खिलाफ बोल रही है, कांग्रेस टीएमसी के खिलाफ बोल रही है, कांग्रेस कम्युनिस्ट के खिलाफ बोल रही है, सब आपस में भिड़े हुए, लड़े हुए। तो ये क्या देश को दिशा देंगे, दशा देंगे? ये तो अपनी दशा को सुधारने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए ये सब इकट्ठे हुए हैं। ये डर के मारे इकट्ठे हैं। ये डर किस बात का है? इनकी राजनीति और इनके परिवार की राजनीति बचे। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे की राजनीति बचाने के लिए इकट्ठा है। टीएमसी की नेता ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी की राजनीति बचाने के लिए आई हुई है। वहाँ पर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में अपने यादव परिवार के 60 लोगों का परिवार का राजनीति बचाने के लिए आए हैं। लालू यादव अपने बेटे, बेटी, तेजस्वी और पूरे खानदान और कुनबे की राजनीति बचाने के लिए आए हैं। अब तमिलनाडु में आइए, वहाँ डीएमके के जो है करुणानिधि के लेटे जो बेटे स्टालिन मुख्यमंत्री हैं, वो अपने बेटे उदयनिधि की राजनीति के लिए, भविष्य के लिए ये परिवारवाद में इकट्ठे आए हुए। ये सारे जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, केजरीवाल अपने आप के भ्रष्टाचार और अपने मंत्रिमंडल के साथियों के भ्रष्टाचार को बचाने के लिए ये साथ में आए हैं, जो कल तक गाली देते थे कांग्रेस को और अन्य एनडीए गठबंधन को। तो ये तो परिवारवाद के लिए आए हैं, परिवार के भविष्य के लिए आए। लेकिन मोदी देश के भविष्य के लिए आज काम कर रहे, देश के लिए वो लड़ रहे और देश के लिए मर मिट रहे। नरेंद्र मोदी जी 365 दिन में एक दिन भी छुट्टी नहीं लेते। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ 4 घंटा सोते, बाकी दिन देश के लिए काम करते, देश के भविष्य के लिए काम करते, भारत माता को विश्वगुरु बनाने के लिए काम करते हैं। भारत माता को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए वो काम कर रहे हैं। तो कहाँ नरेंद्र मोदी और कहाँ ये ठग गठबंधन? तो शैलेश जी, जैसा कि विपक्ष का ये भी आरोप है कि आप लोग ये मंदिर और ये धर्म के चक्कर में आप लोग विकास भूल गए हैं, तो कहाँ तक सच्चाई है? बिल्कुल सरासर गलत है। देखिए, विकास और देश की विरासत और स्वाभिमान दोनों का बढ़ाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया। एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कश्मीर के अंदर दुनिया का सबसे ऊंचाई का जो पुल है चिनाब का, वो बनाया। दूसरी तरफ गुजरात के अंदर देश की सबसे बड़ी आदमकद प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल का बनाया, दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा। तो दूसरी तरफ विरासत के नाम पर प्रभु श्री रामचंद्र की जन्मभूमि का अयोध्या में मंदिर का निर्माण 500 वर्षों के बाद, लाखों राम भक्तों के बलिदान के बाद नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर की स्थापना की। दूसरी तरफ देश में 25 करोड़ गरीबों का उन्होंने गरीबी रेखा से ऊपर लाए। तो दूसरी तरफ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण किया। उन्होंने 4.5 करोड़
गरीबों को घर दिया जिनके पास घर नहीं था, तो दूसरी तरफ उज्जैन नगरी बाबा महाकाल का वहाँ पर कॉरिडोर बनाया। तो 10 लाख से ज़्यादा गरीबों को मुफ्त में शौचालय का निर्माण करके दिया, विकास काम करके दिया। तो इस तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज के जो गढ़ किले हैं उनको संवर्धन और सुरक्षित करने का, उनका सौंदर्यीकरण करने का काम किया। एक तरफ देश के अंदर नए नए स्टार्टअप शुरू किए, नए 350 विश्वविद्यालय बनाए, नए एयरपोर्ट बनवाए। जहाँ 4 एम्स था वहाँ पर 22 एम्स बनाने का काम किया। पहले 5 शहरों में मेट्रो थी, आज 22 शहरों में मेट्रो की जाल बिछाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। तो दूसरी तरफ केदारनाथ में बाबा केदारनाथ के जो क्षतिग्रस्त मंदिर हुआ था, परिसर हुआ था, उसका पुनर्निर्माण किया। आदि गुरु शंकराचार्य जी के मंदिर का वहाँ निर्माण किया। एक तरफ विकास की गंगा तो दूसरी तरफ धर्म और अध्यात्म का गंगा। ये विकास और धर्म अध्यात्म के संगम को मिलाते हुए एक नई परिपाटी शुरू करके अभूतपूर्व ऐतिहासिक अद्वितीय पराक्रम के साथ नरेंद्र मोदी जी ने हमारे स्वाभिमान को जागृत करते हुए विकास की गंगा बहाई है। गरीबी भी हटाया, युवाओं को रोजगार भी दिया, महंगाई भी कम किया, तो यहाँ पर स्वाभिमान भी जागृत किया। आज जिस देश के अंदर मुगलों का गुणगान होता था, अब वहीं पे छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति आगरा के किले पे लगती है, लगाई जाती है। ये हमारे लिए स्वाभिमान का विषय है। आज हम गुणगान करते हैं महाराणा प्रताप का, छत्रपति शिवाजी महाराज का, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का, सरदार पटेल का, सुभाष चंद्र बोस जी का, जिनका सारे जीवन भर अपमान किया कांग्रेस पार्टी ने, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, सरदार पटेल हो, चाहे वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो। आज धारा 370 हटाकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम उनको और हिंदू हृदय सम्राट जी को देने का काम किया। क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट बाबा साहब ठाकरे हमेशा ये कहते थे, अगर मुझे कभी प्रधानमंत्री की कुर्सी मिली तो देश में सबसे पहला मैं ये काम करूँगा कि मैं कश्मीर में आतंकवाद का सफाया करूँगा, वहाँ से कश्मीर को अच्छा बनाऊँगा। और वही काम बाला साहब ठाकरे के सपनों को साकार किया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 हटा दी। आज कश्मीर में खुशहाली आ गई है। आज चारों ओर विकास और विरासत, स्वाभिमान, हमारे प्राचीन इतिहास का गौरव को भी बरकरार रखने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे। ये देश की जनता इसीलिए उनको अपने सर आँखों पर बिठाते। तो शैलेश जी, अभी 4 चरण का चुनाव संपन्न हो गया है, कल 5वें चरण का चुनाव है, तो 3 चरण के चुनाव बाकी है। तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्यों सब जो मोदी जी को ही क्यों चुने? ऐसा क्या खास बात है मोदी जी में जो कि खिचड़ी सरकार में? ये पहला क्वेश्चन हो गया, सबसे पहले ये पूछो। तो अभी बचा ही नहीं कुछ। तो ठीक है, क्लोज ले लें। हिंदुओं की आबादी घटी है, आबादी कैलकुलेशन नहीं पता मुझे, बस ऐसा हिंदू संविधान खतरे में है, ये ले, और उसके बाद हिंदू की आबादी संविधान। तो शैलेश जी, ये अभी जो विपक्ष का आरोप है कि 400 सीटें लाएंगे तो संविधान को बदल देंगे या संविधान खतरे में है, तो इसको लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये भ्रम फैलाने का काम विपक्ष कर रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर से देश की जनता को ये कहा है कि देश का संविधान कोई ख़त्म नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं। देश के संविधान को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी आ गए तो वो भी नहीं ख़त्म कर सकते जिन्होंने बनाया है। ये आश्वस्त किया है देश को नरेंद्र मोदी जी ने। और आज जो एनडीए अलायंस और कांग्रेस पार्टी जो भ्रम फैला रही है देश की जनता में, क्योंकि उन्होंने देखा है कि उनका सुपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए भ्रम फैलाया जा रहा है। और सही मायने में देश के संविधान को ख़त्म करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। देश में 110 बार संविधान में संशोधन करने का, अमेंडमेंट करने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। देश में 1985 में, 1975 में सबसे पहले देश में इमरजेंसी लगाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, तभी संविधान खतरे में आया था। देश में 1985 में सिख दंगे करवाए गए, तब संविधान खतरे में आया था। 1990 में जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के घर जलाए गए, मारे पीटे गए, उनके बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया गया, उनको भगाया गया, तब देश का संविधान खतरे में आया था। जो हिंदू मुसलमान दंगे कराए गए कांग्रेस शासित राज्यों में, तब देश का संविधान खतरे में आया था। जब देश के अंदर राम भक्त और कार सेवकों को गोलियों से भून कर उनके खून से सरयू नदी
को लाल रक्त रंजित कर दिया गया था, तब देश का संविधान खतरे में आया था। देश के संविधान को सैकड़ों बार खतरे में लाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो इसलिए उल्टा चोर कोतवाल डांटे का काम कर रहे हैं और ये देश का संविधान को हम मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और ये बात करते हैं कर्नाटक के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, यही कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पर मुसलमानों को आरक्षण देने का काम किया। इनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा देश के संसाधनों पर पहला अधिकार किसी का है तो देश के मुसलमानों का है, जबकि संविधान के अनुसार धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। लेकिन ये देश की प्रॉपर्टी, हमारी और आपकी, देश के आम जनता की, एससी समाज, एसटी समाज, ओबीसी समाज की प्रॉपर्टी, उनके आरक्षण को छीनकर ये एक धर्म के लोगों को दे रहे, ये संविधान के खिलाफ है। और मैं आपको पूरा आश्वस्त करना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी कभी भी देश के आदिवासी, वनवासी, दलित समाज, अति पिछड़ा समाज, गरीब समाज के लोगों का जो आरक्षण है वो कभी ख़त्म नहीं होने देंगे और उनमें से ये चुरा कर माइनॉरिटी को देने नहीं देंगे। और ये देश के संविधान को पूरा बचाने का काम सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी करेंगे। शैलेश जी, अभी जैसे ही बढ़ोतरी हो रही है मुसलमानों की जनसंख्या में और हिंदुओं की जनसंख्या में जो कमी आ रही है, तो उसको लेके क्या है? जी हाँ, अभी एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट के अनुसार हिंदुस्तान के अंदर 1950 से लेकर 2015 तक हिंदू की आबादी जो है वो 7.85% नहीं, लगभग 8% कम हुई है। और मुस्लिमों की जो आबादी है वो 40%, 43% से ज़्यादा बढ़ी है। और ये जो विषय है ये बड़ा ही चिंताजनक विषय है, बड़ा ही भयावह विषय है, बड़ा गंभीर विषय है। मुझे बताइए, जब देश का आज़ादी के समय देश का बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ, जिन्ना ने मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान मांगा, तो हमारा देश का दो हिस्सा पाकिस्तान और बांग्लादेश जो अभी है वो भारत माता के दो हाथ अंग काट के ये लोग ले लिए खून पर दंगे करके। और जब देश का दो हिस्सा इन्होंने ले लिया मुसलमानों के लिए, तो बचा हुआ हिस्सा तो फिर वो हिंदुओं का हुआ ना, वो हिंदू राष्ट्र हुआ ना, वो तो हिंदुओं का है ना, तो उसको रहने दो ना हिंदुओं का। फिर वो जो बचे खुचे हैं हम लोग, उसमें भी आप हिंदुओं की आबादी कम कर रहे हैं। ये आबादी जो कम कर रहे हो, ये कहीं न कहीं देश के डेमोग्राफी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। ये तो रह के तरह तरह की आवाज़ें आने लगती है। कभी ये देश को इस्लामीकरण की ओर ले जाने के लिए आवाज़ उठाते हैं, गजवाए हिंद करने के लिए आवाज़ उठाते थे, कभी जिहाद के नाम पे लव जिहाद, तो कभी लैंड जिहाद की। अब तो इन्होंने नया एक नारा दिया है, वोट जिहाद। आप सलमान खुर्शीद जो कांग्रेस पार्टी के नेता है, उनकी लड़की खुले आम तौर पे चुनाव के अंदर कहती है हमें वोट जिहाद करना पड़ेगा। मदरसों से, मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा है वोट जिहाद करो। बताइए, इस देश के अंदर अब वोट जिहाद चलेगा? देश के हिंदू जनों को, देश के नागरिकों को, भारतीयों को, देश को अगर बचाना है तो इन आसुरी शक्तियों से सावधान होना पड़ेगा और संगठित होकर नरेंद्र मोदी जी के पीछे एक ताकत खड़ी करके हमें अपने देश की रक्षा करनी पड़ेगी। और मैं स्पष्ट तौर से कहता हूँ, इस देश के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज अब महान चलेगा, अब अकबर महान नहीं चलेगा, अब टीपू सुल्तान महान नहीं चलेगा। देश में महाराणा प्रताप महान चलेगा, देश में छत्रपति संभाजी महाराज महान चलेगा, देश में झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई महान चलेगा, देश में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, तात्या टोपे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस महान चलेगा, भारत माता की जय महान चलेगा, वंदे मातरम चलेगा, राम राज्य की स्थापना होगी, सनातन का उत्थान होगा और भारत माता को विश्वगुरु बनाया जाएगा, भारत माता को फिर से सोने की चिड़िया बनाया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी आदरणीय परम पूज्य विश्वगुरु स्वामी विवेकानंद के सपनों को साकार करने के लिए, देश के 140 करोड़ जनता के सपनों को साकार करने के लिए 2047 तक भारत माता को विकसित भारत बनाने का जो संकल्प लिए है, वो हम सभी 140 करोड़ नागरिकों को मिलकर पूरा करना पड़ेगा और नरेंद्र मोदी जी के हाथों को और अत्यधिक मजबूत करना पड़ेगा। धन्यवाद शैलेश जी। धन्यवाद दर्शकों, ये थे शैलेश पांडे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से हमारे हर प्रश्नों का जवाब दिया है। तो फिर मिलेंगे दर्शकों, धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।